क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा 72वीं बीपीएससी, एईडीओ, एसओ, बीएसओ, बिहार एसएससी, सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, बिहार दरोगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन, इसमें विस्तृत तरीके से सभी क्वेश्चन को दिया जाता है, हर एक डाउट को क्लियर किया जाता है, इसे आप जरूर पढ़ें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया है। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। एलन एक्टेवियन ह्यूम, जिसे ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। कभी कभी ए.ओ. ह्यूम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो क्या है? एलन एक्टेवियन ह्यूम। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थान जो है बदलकर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नरोजी के द्वारा सुझाव पर इस संगठन का नाम क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन प्रथम जब अधिवेशन हुआ था 28 से लेकर 30 दिसंबर 1885 में, तो भारतीय राष्ट्रीय उसका नाम कर दिया गया दादा भाई नरोजी के सुझाव पर। ये पहला जो सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज बंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक थे। कौन थे? असैनिक सेवक थे, जिनका नाम क्या था? ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया, 43वीं बीपीएससी में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया 2010 में, झारखंड पीसीएस में पूछा गया 2003 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्तृत अध्ययन देखते हैं इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम सम्मेलन में 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बिमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें शॉर्ट में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने प्रथम जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अब महासचिव कौन बने थे? तो महासचिव ए.ओ. ह्यूम बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन बने थे? तो ए.ओ. ह्यूम बने थे। ए.ओ. ह्यूम जो है कभी अध्यक्षता नहीं किया था इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। 42वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है, उत्तराखंड यूडीए एलडीए में पूछा जा चुका है, आईएएस में पूछा जा चुका है और यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी थे। बिमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, आप इसे जरूर रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसके कारण इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनएस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन का चयन करना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। बिमेश चंद्र बनर्जी जो है प्रथम अध्यक्ष बने थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? बिमेश चंद्र बनर्जी। अब महासचिव कौन बने थे? तो ए ओ ह्यूम जो थे पहले महासचिव बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इस प्रकार दोनों कथन फिर दिया गया है, जो दोनों कथन सही है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं, नहीं दिया गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो उद्देश्य देख लेते हैं कौन कौन सा उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। पहला है, देश के हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। बिल्कुल ये था। दूसरा है, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। ये भी बिल्कुल है। नेक्स्ट है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ शिक्षित वर्ग को नहीं प्राथमिकता दिया गया था, बल्कि सभी वर्ग के समुदायों से क्या है, पूर्ण सहमति लेकर महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार जो है प्रकट करना था। शिक्षित वर्ग यहाँ सिर्फ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था सभी वर्ग समुदाय से की सहमति से। इस प्रकार सी जो है बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं, यह निर्धारित करना है कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करे। इस प्रकार डी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो सी है, गलत कथन पूछा जा रहा था, सी सही होगा। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। 1885 ईस्वी में बिमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। पहला है, देश के हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा दिया गया है, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उसमें एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना। चौथा दिया गया है, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। इस प्रकार चारों जो दिए गए बिल्कुल सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो कौन सी मांग नहीं थी ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में पहला है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। बिल्कुल ये मांग था। दूसरा है, काउंसिल में जन प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि। बिल्कुल, काउंसिल में जन प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि भी
मांग था राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण का। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण, ये भी था। कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथककरण था राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मांग। चौथा दिया गया है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। नहीं फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण की मांग किया गया था, एकीकरण की मांग नहीं किया गया था। इस प्रकार जो मांग नहीं किया गया था उसे हमें बताना है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसी तरह देख लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि, विस्तार तथा इनमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, विधान परिषदों को ज्यादा अधिकार प्रदान करना, मुख्यतः आर्थिक विषयों पर आदि की मांग की गई थी। जबकि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के एकीकरण की मांग इसमें नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में सचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम जो है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में महासचिव या सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो है 1884 से 1888 ईस्वी तक था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ध्यान है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यकों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो यह उपहास जो है लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया है। लॉर्ड डफरिन ने अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन जो है थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो लॉर्ड डफरिन के वायसराय की एक महत्वपूर्ण घटना जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा मजाक उड़ाया गया था। लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा जाता है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन के गठन किया था। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। दूसरा सम्मेलन जो है दिसंबर 1885 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे।
उन्होंने 1876 ईस्वी में सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा युवा राष्ट्रवादियों के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था, जिसके कारण वो क्या हुआ, सेकेंड जब सम्मेलन हो रहा था उनका इंडियन एसोसिएशन का, तो वो कलकत्ता में थे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हो रहा था, बंबई में, इसीलिए वो उपस्थित नहीं हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। विशेष अध्ययन देखते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो मुस्लिम प्रतिनिधियों ने 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम से प्रतिनिधियों में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया फ्रेंड्स। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 ईस्वी को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 हो गया। तीसरे सम्मेलन 1887 में 81 हो गया। चौथा सम्मेलन 1888 में 221 पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था, तो उस समिति का सभापति जो था सर डब्ल्यू वेडरवर्न थे। सर डब्ल्यू वेडरवर्न थे। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में सर डब्ल्यू वेडरवर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई तथा इस कमेटी के सचिव विलियम डिग्बी बनाए गए। यह इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडियन नामक जर्नल निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो है रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है, ये हमें बताना है। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नहीं फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट थी। 1917 ईस्वी की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जबकि सरोजनी नायडू के द्वारा 1925 ईस्वी में कानपुर का अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। इस प्रकार पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बिल्कुल सही है दूसरा कथन। इस प्रकार कथन 2 जो है बिल्कुल सही है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अतः कथन क्या है? एक गलत है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव जो है बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूले थे। इसी तरह देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूले थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं रहे हैं, पूछा जा चुका है। फिरोज शाह मेहता का संबंध था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। हकीम आजम खां का संबंध था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। खान अब्दुल गफ्फार खान का भी संबंध था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। लेकिन सर सैयद अहमद खां का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं था। इस प्रकार डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। सर सैयद अहमद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खां को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के सहयोग से संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा द यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा क्या प्रकाशन किया। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में उन्होंने एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। बहुत बार पूछा जा चुका है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्म शास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए। लाला लाजपत राय चुने गए, मोतीलाल नेहरू चुने गए, एनी बेसेंट भी चुने गए, जबकि बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। लाला लाजपत राय जिन्हें प्राय जो होता है शेरे पंजाब या पंजाब का सिंह कहते हैं, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी थे। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 ईस्वी तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू 1919 ईस्वी में और 1928 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नील तिलक महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया। बहुत बार पूछा जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा का संपादन किया था पत्रिका का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था, किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसके द्वारा दिया गया कथन? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट बनी थी प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भी
किया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी किया गया, जबकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना हुआ है? तो लाल, बाल, पाल में लाला लाजपत राय जो है वो क्या किए हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट रही है 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में चुना था, एनी बेसेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। विस्तृत अध्ययन इसमें नहीं दिया गया फ्रेंड्स क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप इसे जरूर पढ़ें ध्यानपूर्वक ताकि आपको याद हो जाए। जो जो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुका है एग्जामों में, इसीलिए दिया गया रिपीट के तौर पर। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है इसमें भारतीय लगा दिया गया, तो भारतीय जो थी सरोजनी नायडू थी 1925 ईस्वी में। और कहाँ से बनी थी? तो कानपुर में उनकी अध्यक्षता किया था 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। सरोजनी नायडू जो है 1879 से 1949 तक प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री रही है। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में हुआ कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। यह महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947 से 49 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है महिला अध्यक्ष, तो कौन थी? सरोजनी नायडू। और जब ऐसे ही पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। जब भारतीय लगाया जाएगा तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथनों पर विचार करना है और सही कथन का हमें चयन करना है। कौन सा कथन सही है? तो दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। नहीं, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। पहला कथन जो है बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ कलकत्ता दिया गया है। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। बिल्कुल सही है, दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। इस प्रकार तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो कथन 2 और 3 जो है सही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बंबई में हुआ था, जिसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। यद्यपि इसे पुणे में आयोजित होना था, किंतु वहां हैजा फैल जाने के कारण यह बंबई में आयोजित हुआ। दूसरा अधिवेशन जो है 1886 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्र पंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन
किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर में हुआ था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में ए.यू. हुम कांग्रेस के क्या कहे गए? पिता कहा गया। इसी अधिवेशन में ए.यू. हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया और 27वां अधिवेशन बांकीपुर बिहार में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, बिहार स्पेशल के रूप में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो यह जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया था। इसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता जो है लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही कथन का हमें चयन करना है फ्रेंड्स, सही कथन का हमें चयन करना है। तो बताना है कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। नहीं फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू जो है भारतीय प्रथम महिला थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। इस प्रकार पहला कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है, C.R. दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। ये कथन बिल्कुल सही है। जब C.R. दास ने जब कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था वे जेल में थे। तीसरा कथन है, एलन ऑक्टेवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नहीं फ्रेंड्स, एलन ऑक्टेवियन हुम जो है वो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने बल्कि महासचिव बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। इस प्रकार तीसरा कथन भी गलत है। चौथा कथन है, अल्फ्रेड बेब जो है 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बिल्कुल, अल्फ्रेड बेब जो है 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस प्रकार कथन 2 और कथन 4 बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, केवल महासचिव बने। C.R. दास ने 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता में C.R. दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु इस दौरान उनके जेल होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी और दास के जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड बेब मद्रास अधिवेशन 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह लाला लाजपत राय के द्वारा कथन कहा गया है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था,
ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। कथन को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो यह विचार जो है लाला लाजपत राय के थे। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं ताकि दोबारा रिवीजन हो जाए। सुरक्षा बल्ब सिद्धांत का उपयोग गरम दल नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते हैं। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए किया है। फ्रेंड्स, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी प्रकार के कंटेंट के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह किसके द्वारा कहा गया था? कौन सा वायसराय या गवर्नर जनरल के द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन थे। वर्ष 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरे सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। फ्रेंड, बहुत बार कथन पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इसे ध्यान रखें। वर्ष 1903 में इन्होंने मद्रास को गवर्नर को लिखा था। मद्रास के गवर्नर को इस प्रकार का कथन कहा गया था, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस जो है जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा सुझाव दिया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु चुना गया था। यह हमें बताना है किन्हें किन्हें चुना गया था। बीजी तुगलक को चुना गया था, परंतु वे बहुत अधिक कार्य के कारण ये नहीं आ सके। एनसी केलकर को चुना गया था, एनसी केलकर चुने गए थे। सीआर दास को भी चुना गया था, लेकिन अधिक कार्य के कारण इनकी जगह आईबी सेन को चुना गया था। इस प्रकार एनसी केलकर और आईबी सेन जो है कांग्रेस का नया संविधान लिखने में सहयोग किया था महात्मा गांधी का, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी बीजी तिलक एवं सीआर दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्यावधि अधिक होने के कारण इस हेतु नेता उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में स्थान के अनुसार उनके स्थान पर इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी जो है कौन कौन थे? तो कनिष्ठ सहयोगी के रूप में आईबीएन सेन को चुना गया। कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के
सहयोग हेतु चुना गया था? एनसी केलकर और आईबी सेन को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल इनमें से कौन सा है? तो लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा बंबई में 1915 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। विशेष अध्ययन देखते हैं, लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर जनरल था। यह अधिवेशन बंबई में 1915 ईस्वी में आयोजित किया गया था। तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उनका कार्यकाल 1931 से 36 ईस्वी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता जो है सी विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं, सी विजय राघवाचारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, जबकि गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता शुल्क कितना था? 4 आना था, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? तो नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, जो 1920 ईस्वी में हुआ था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं, वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया हमें बताना है। पहला कथन है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। पहला कथन बिल्कुल सही है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन जो है भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा कथन है, वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इस प्रकार कथन 2 भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में दिया गया कथन ए और 2 दोनों सही है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं, वर्ष 1920 के कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन की मंजूरी प्रदान किया गया था, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग कांग्रेस ने ठुकरा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। 1922 ईस्वी में गया में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। विस्तृत अध्ययन देखते हैं, 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जो है 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे युक्त व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं।
तथा अनुसार उन्हें क्रमबद्ध हमें करना है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना कर्म हमें बताना है। तो महात्मा गांधी कब बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो 1924 ईस्वी बने थे, बेलगांव अधिवेशन में बने थे। किसमें? बेलगांव अधिवेशन में 1924 में बने थे। जवाहरलाल नेहरू जो होते बने थे 1929 ईस्वी में बने थे, लाहौर अधिवेशन में बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, कराची अधिवेशन की। उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है 1925 ईस्वी में बनी थी, 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इस प्रकार कर्म के अनुसार हमें सजाना है। इसके अनुसार ऑप्शन जो है इसका सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं ताकि दोबारा में रिवीजन हो जाए। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सरोजिनी नायडू जो है 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 ईस्वी में लाहौर में अध्यक्षता किया था, और फिर 1936 में लखनऊ में, और दिसंबर 1936 में फैजपुर में अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1929 में लाहौर में बने थे, 1936 में लखनऊ में, और 1936 दिसंबर में फैजपुर में अध्यक्ष बने थे। जबकि पटेल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है बेलगाम में हुआ था 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब बताना है, इसमें अध्यक्ष दिए गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं का स्थान दिया गया। तो अबुल कलाम आजाद जो है वो किसके बने थे? अबुल कलाम आजाद रामगढ़ में 1940 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। सरोजिनी नायडू जो है 1925 ईस्वी में कानपुर में अध्यक्ष बनी थी, और मोतीलाल नेहरू जो है अमृतसर में 1919 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बंबई में 1934 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही होगा। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं ताकि दोबारा हमें रिवीजन हो जाए। मोतीलाल नेहरू अमृतसर में 1919 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। सरोजिनी नायडू कानपुर में 1925 ईस्वी में अध्यक्ष बनी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंबई में 1934 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। अबुल कलाम आजाद रामगढ़ में 1940 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस प्रकार के कंटेंट के लिए सभी घटना चक्र को सॉल्व करवाया जाएगा। न्यू घटना चक्र को बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साइंस प्रैक्टिस सीरीज भी चलाया जा रहा है बिहार एसएससी सीजीएल बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए, आप उसे जरूर जाकर देखें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जो दिया गया नीचे। तो पहला स्थान है मेरठ। मेरठ में कब हुआ था? तो मेरठ में अधिवेशन जो है वो हुआ था 1946 ईस्वी में मेरठ में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कानपुर में कब हुआ था? तो कानपुर में 1925 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ का कब हुआ था? तो लखनऊ में 1916 में हुआ था। बनारस में जो 1905 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं ताकि हमें दोबारा रिवीजन हो जाए। मेरठ का अधिवेशन 1946 ईस्वी में, कानपुर का 1925 ईस्वी में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो लखनऊ अधिवेशन में बताया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया था कि समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी है।
विस्तृत अध्ययन देखते हैं। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था, मैं समाजवाद के अलावा ऐसे कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। कांग्रेस का 91वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1934 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर 1940 से 46 अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि जेबी कृपलानी 1946 में मेरठ में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अबुल कलाम आजाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया है और सबसे लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आजाद बने थे। सबसे लंबा समय तक कार्यकाल अबुल कलाम आजाद का ही था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 से लेकर 1958 वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आजादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू 1879 से 64 ईस्वी ने वर्ष 1929 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। आनंद मोहन बोस जो है 1847 से 1906 ईस्वी में, उन्होंने 1898 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस जो 1859 से 1924 में रहे, 1914 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष दिए गए, दूसरे जगह अधिवेशन के स्थान दिए गए। तो डॉक्टर M.A. अंसारी जो है वो अध्यक्ष बने थे। तो डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास के अध्यक्ष बने थे। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है कहाँ के अध्यक्ष बने थे? कांग्रेस के। तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो है कांग्रेस के नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सरोजिनी नायडू जो है वो कानपुर में अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इस प्रकार ऑप्शन जो है इसका सी बिल्कुल सही होगा। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था एवं कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो लगातार 6 वर्षों तक अबुल कलाम आजाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। अबुल कलाम आजाद जो है वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आजादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आजादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष थे तो इंदिरा गांधी 1978 से 84 ईस्वी तक, राजीव गांधी 1985 से 91 ईस्वी तक, उसके बाद सोनिया गांधी 1998 से 2017 ईस्वी तक सबसे लंबा कार्यकाल, तथा वर्ष 2019 से लेकर 2022 तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन।
विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 95वें अधिवेशन 1948 ईस्वी में जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पताभी सीतारामैया ने किया था। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर में किया था। कब? फैजपुर में 1936 में किया था और लखनऊ में भी 1936 में किया था, जबकि लाहौर में उनका अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी जो है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जन गण मन जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1924 ईस्वी में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृत अधिवेशन 1919 ईस्वी में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को तिलक का देहांत हो गया। फ्रेंड्स, इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अच्छी तरह से समाप्त किया गया है। हर एक पहलू को ऐड किया गया है, विशिष्ट अध्ययन को अच्छी तरह से बताया गया। आप उसे 2 बार जरूर रिवीजन करें फ्रेंड्स। जब पहली बार आप देखें फ्रेंड्स तो नॉर्मल स्पीड में देखें, दूसरी बार देखें तो 1.3 1.4 स्पीड में देखें, ताकि आपको दोबारा रिवीजन हो जाए। फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जो है जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको जा सके वीडियो अपलोड होने के पश्चात। फ्रेंड्स, जाते जाते आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे मोटिवेशन हमें मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।